हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे मिशन एजुकेशन आपके घर में। हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। राष्ट्रपति पद देश का सर्वोच्च प्रथम नागरिक का पद है। उस पद पर नियुक्त होने के लिए एक व्यक्ति में क्या योग्यताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य नियुक्त होने की समस्त योग्यताएं हो। वह पागल ना हो, दिवालिया ना हो, अपराधी प्रवृत्ति का ना हो। इन सब योग्यताओं के साथ ही साथ उस व्यक्ति के निर्वाचक के रूप में निर्वाचन राष्ट्रपति के पद पर खड़े होने के लिए अगर वो खड़ा होता है तो उस पद पर मत देने वाले 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने अनिवार्य है। अर्थात राष्ट्रपति पद पर जो व्यक्ति खड़ा होगा उसके 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने का तात्पर्य यह है कि 100 मत तो उस व्यक्ति को मिलेंगे ही मिलेंगे और प्रस्तावक और अनुमोदक है वो अपना मत उसी व्यक्ति को देंगे जिस व्यक्ति के वो प्रस्तावक और अनुमोदक बने हैं। राष्ट्रपति पद पर जो खड़े होने के बाद निर्वाचन प्रक्रिया है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। संविधान निर्माताओं ने इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखा कि इस पद पर नियुक्त होने के लिए पूरे भारत राज्य से समान प्रतिनिधित्व आना चाहिए और इस कारण राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में 2 बातों का विशेष ध्यान रखा। जनसंख्या का समान प्रतिनिधित्व, ध्यान रखिएगा, जनसंख्या का समान प्रतिनिधित्व, क्योंकि भारत देश में उत्तर प्रदेश जैसा विशाल जनसंख्या वाला राज्य भी है और गोवा और पांडिचेरी जैसे कम जनसंख्या वाले भी राज्य हैं, तो सबको समान प्रतिनिधित्व मिले ऐसी निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई जाए। दूसरा, विधानसभा सदस्यों द्वारा देय मतों में समता, क्योंकि आपको पहले भी बताया जैसे उत्तर प्रदेश के लिए विधानसभा में सीटें हैं वो 400 से ऊपर है। पांडिचेरी और दिल्ली के लिए मात्र एक व्यक्ति ही उसमें खड़ा होता है। तो विधानसभा सदस्यों द्वारा देय मतों में समानता रहे, इन बातों का ध्यान अवश्य रखा गया। और अब ये प्रश्न है कि मान लो अभी 2017 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, तो 2017 में राष्ट्रपति का चुनाव होते समय 2011 की जनगणना को आधार नहीं माना था। हालांकि 2011 में जनगणना हो चुकी थी लेकिन वही समान प्रतिनिधित्व रहे। तो सबसे बड़ा जो संशोधन किया गया था, एक 84वां संशोधन हुआ था सन 2001 में कि राष्ट्रपति के चुनाव में मत भार है वो 1971 की जनगणना के आधार पर ही होगा और अब परिवर्तन है वो 2026 तक फिक्स कर दिया गया था। यानी 2026 तक मत भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि 1971 की जनगणना को आधार माना था। अब 2026 में हमारे पास परिवर्तन तब हो पाएगा जब हमारे पास 2021 की जनगणना आएगी, यानी 2021 तक है वो किसी भी तरह का परिवर्तन मत भार में नहीं होगा। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि एक तरफ उत्तर भारत के राज्यों की जनगणना है वो लगातार वृद्धि होती जा रही थी और दूसरी तरफ दक्षिण भारत के लोग हैं उन्होंने सरकार की जो परिवार कल्याण योजनाएं हैं उनको अधिक अनुसरण करते हुए जनसंख्या को सीमित रखा था। तो उन्होंने राष्ट्रहित में अपना जो ये योगदान दिया था उस योगदान के बदले अगर उनके राज्यों के विधानसभा सदस्यों का मत भार कम हो जाए तो ये उनके साथ अन्याय होगा। इसीलिए 84वां संविधान संशोधन जो 2001 में हुआ था उसके अनुसार राष्ट्रपति के लिए जो मत भार है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो मत भार है वो फिक्स कर दिया गया था कि ये 1971 की जनगणना के आधार पर ही रहेगा। अब है सबसे जो विद्यार्थियों को जटिल लगता है कि
विधानसभा सदस्यों का मत भार है वो किस तरह से निकाला जाता है राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में, और संसद के निर्वाचित सदस्यों का मत भार किस तरह से निकाला जाता है, तो इसके लिए एक सूत्र दिया हुआ है। हमारे संविधान निर्माता इस बात पर विशेष जोर दे रहे थे कि समस्त राज्यों की, एक तरफ विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए और एक तरफ समस्त भारत से जो सांसद सदस्य चुनकर आए हैं, उन सभी को समान रूप से राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग मिले, समान रूप से उनका जो पार्ट है वो निर्धारित हो। इसके लिए उन्होंने दो सूत्र बनाए। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का मत भार, इसके लिए सूत्र दिया उस राज्य की कुल जनसंख्या, मतलब राज्य विशेष की कुल जनसंख्या बट्टा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, मतलब जिस राज्य की कुल जनसंख्या लेंगे उसी राज्य की विधानसभा सदस्यों का ही कुल संख्या लेंगे, और जो भागफल आएगा उसमें 1000 का भाग देकर उस संबंधित राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का मतभार निकाला जाएगा। आपको पूर्व में भी बता दिया कि निर्वाचित सदस्य यानी राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। यहाँ हम उदाहरण के लिए राजस्थान की 1971 की जनसंख्या है वो लेते हैं। राजस्थान की 1971 की जनसंख्या है वो थी 2,57,65,806 और राजस्थान की विधानसभा सदस्यों की संख्या है 200 और उसमें भाग 1000। जब हम इस सूत्र से राजस्थान के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का मत भार निकालते हैं तो ये 129 आता है, यानी राजस्थान की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का मत भार है वो 129 है। इसी तरह संसद के निर्वाचित सदस्य का मत भार निकालने का सूत्र भी संविधान में दिया गया है कि सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के कुल मत, यानी सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के कुल मत कितने होते हैं बट्टा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। और ये किस तरह से निकालते हैं कि वर्तमान में सभी राज्यों की विधानसभाओं के कुल सदस्य हैं वो है 5,44,971 और दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, पहले ही आपको बताया मनोनीत सदस्यों की संख्या इसमें नहीं जोड़ी जाएगी। निर्वाचित सदस्य यानी 543 प्लस 233 776, तो अगर इसमें हम भाग लगाते हैं तो मत भार आता है 702। आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का मत भार है वो राष्ट्रपति के चुनाव में कितना है, तो आपको याद करना है या निकालने का सूत्र याद रखिए, जनसंख्या याद रखिए। जनसंख्या भी कौन सी 1971 की, तो आता है 129। इसी तरह से संसद के निर्वाचित सदस्य का मत भार है, इसके लिए भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है और मत भार आता है 702। वर्तमान में दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या है 776 और सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के कुल मत है 5,44,971। इस तरह से ये 702 आपको याद रखना है। अब जैसा पहले आपको बताया कि ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है और जितने व्यक्ति खड़े होते हैं मतदाता को उतनी वरीयता देनी पड़ती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर 5 व्यक्ति खड़े हैं तो आपको 5 वोट देने होंगे, प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। अब मतों के नियतांश का भी निर्धारण होता है, इसके लिए भी संविधान में एक सूत्र दिया गया है। डाले गए वैध मतों की संख्या, अगर कोई मत अवैध हो जाता है तो उसमें गिनती नहीं होती है। डाले गए वैध मतों की संख्या बट्टा निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या प्लस 1 प्लस आगे 1, यानी इस तरह से राष्ट्रपति के चुनाव में मत का नियतांश है वो निकाला जाता है। और इस सभी पूर्ण प्रक्रिया से गुजरने के बाद जो व्यक्ति
सबसे अधिक मत प्राप्त करता है, सबसे अधिक वरीयता में आता है और इसमें हस्तांतरण भी होता है, क्योंकि एकल संक्रमण है। संक्रमण का मतलब है हस्तांतरण। तो यहाँ वरीयता के अनुसार सबसे कम मत जो व्यक्ति प्राप्त करता है उसके मत है उच्च मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को हस्तांतरित हो जाते हैं। इस तरह से नियतांश का निर्धारण होने के बाद राष्ट्रपति का चुनाव है वो संपन्न होता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च नागरिक है, भारत का प्रथम नागरिक है। अप्रत्यक्ष विधि से इसका चुनाव होता है और एक एक नागरिक के मत का मूल्य इसमें तय किया गया है कि संपूर्ण राज्यों को समान रूप से इसमें हिस्सा मिले। इसके लिए ये इतनी लंबी प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होने के बाद उसको वेतन, विशेषाधिकार, उन्मुक्तियां व सुविधाएं क्या क्या मिलती है। वर्तमान में राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए प्रति माह है उनका वेतन है। राष्ट्रपति पर किसी तरह का दीवानी व फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और राष्ट्रपति को अगर पद से हटाया भी जाता है तो बहुत जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है महाभियोग की। तो और अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया प्रथम नागरिक है, सर्वोच्च पदधारी है ये व्यक्ति। और एक सुविधा है कि राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति के बाद उसे पेंशन भी प्राप्त होती है और अगर राष्ट्रपति सेवानिवृत्त होने के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी को आधी पेंशन हमेशा मिलती रहती है। पेंशन की आधी राशि, सरकारी मकान रहता है उनका और वो सभी भत्ते जो उसे मिलते हैं वो सभी देय होते हैं। राष्ट्रपति का निवास स्थान है वो दिल्ली में रायसीना हिल्स में जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है वो राष्ट्रपति भवन उनका औपचारिक निवास स्थान है। इसके अलावा राष्ट्रपति के लिए शिमला में, छरबरा में उनका ग्रीष्मकालीन आवास है वो बना हुआ है और उसका नाम है द रिट्रीट। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ग्रीष्मकालीन आवास का नाम बताइए, तो द रिट्रीट। और कहाँ है? शिमला के छरबरा नामक स्थान पर। और इसके अलावा राष्ट्रपति के लिए हैदराबाद में राष्ट्रपति निलयम नाम से एक भवन बना हुआ है, वहाँ भी राष्ट्रपति है वो निवास करते हैं। तो सर्वोच्च पदधारी व्यक्ति के लिए संविधान निर्माताओं ने उच्च कोटि की सुविधाएं, वेतन भत्ते और उन्मुक्तियां दे रखी है। आपको इस पर नोट्स भी बनाने हैं और इस पूर्ण प्रक्रिया को याद भी रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप यही ध्यान रखोगे कि जब भी इनका मत बाहर निकालते हो तो आपको कौन सी जनगणना याद रखनी है? 1971 की। 1971 की जनगणना है वो निर्धारित किस संविधान संशोधन में हुई थी? 84वें संविधान संशोधन में, और वो 2001 में पारित हुआ था। इस तरह से ये राष्ट्रपति के निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न हुई। आप ठीक ढंग से समझेंगे और अगर आपको कहीं भी कोई सूत्र है, कहीं कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट लिख सकते हैं और उसका उत्तर है आपको दे दिया जाएगा। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर में रहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। धन्यवाद।